ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देवांगे अल्लाह के फजल से। लाहौर में दिन दिहाड़े पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर साहब को कत्ल कर दिया गया। इस महफूज तरीन सूबे के सबसे बड़े शहर में ये वाकया हो जाना, शूटर्स का आना, ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। मैं यूके पढ़ने के लिए गई हुई थी और मुझे वहाँ पर खबर मिली कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे टाइम तो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा, और दिल में था कि मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ मेरे बाबा के लिए इंसाफ चाहिए हमें। 1 साल पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। उन्होंने भी उकाड़ा में जो रेत का एक ठेका था रावी की बेल्ट का, उन्होंने उसको रन करना शुरू किया। वहां से इनका डिस्प्यूट पैदा हुआ, कुछ अमाउंट का लेन देन का था। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 बंदों की कैजुअलिटीज हुई, जिसकी बाकायदा FIR भी दर्ज हुई। कुछ चीजें दिमाग में रहती हैं, कुछ दिल में रहती हैं, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं रिवेंज की सूरत वो ले लेती है। आज तक उकाड़ा की तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा गया। वो जो बंदा उस फैमिली का आखिरी जो सरकर्दा बंदा रह गया था, हबीब नामी बंदा था, हबीब भट्टी, उस रोज भी वो बेचारा बैंक गया, गार्ड उसके साथ थे, वेपन रखने की परमिशन नहीं थी। वो बैंक से बाहर निकला तो ही वाज टारगेटेड बाय द अपोजिट पार्टी। अब CCD के आने के बाद लाहौर में तो हमने देखा है, या बड़े शहरों में हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात में बहुत कमी आई है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, क्या उसमें भी इस तरह के वाकयात में कमी आई है? नहीं, वहाँ कोई कमी नहीं। दुश्मनियाँ भी वैसे ही चल रही, बंदे वैसे ही मर्डर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा कि लाहौर में दिन दिहाड़े PTI के साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर साहब को कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस कत्ल के बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। उन दावों के ऊपर सवालात होने लगे जिनमें कहा गया था कि लाहौर में अब आपको शूटर नहीं मिलता, लाहौर तो क्या पूरे पंजाब में अब आपको शूटर नहीं मिलते। और उन दावों पर भी सवालात होने लगे जिनमें ये कहा गया था कि लाहौर तो क्या पूरा पंजाब अब महफूज तरीन सूबा बन चुका है। तो इस महफूज तरीन सूबे के सबसे बड़े शहर में दिन दिहाड़े ये वाकया हो जाना, शूटर्स का आना, एक बंदे को इस तरह मारकर चले जाना, इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। वहीं दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि शायद अब्दुल्ला ताहिर साहब की बहुत सारी दुश्मनियाँ थीं और उनके बहुत सारे दुश्मनों के नाम भी सामने आए। ये दुश्मनियाँ उनकी क्यों हुई थी, इन सब दुश्मनों का इस सारे मामले में क्या किरदार है, ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर एडवोकेट जनाब राना रज़ा मोहिउद्दीन साहब को। जज़ाकल्लाह साहब, आपकी बुलाने का बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये अब्दुल्ला ताहिर साहब वाला अफसोसनाक वाकया कब और कैसे पेश आया? बेसिकली ये बिलोंग करते थे उकाड़ा से, अब्दुल्ला साहब। इनकी 3rd मिसेज जो थी वो लाहौर की रेजिडेंट थी। ठीक है। और इनका जो शुनीद में बात आई वो ये है कि एक नी को प्रॉब्लम था जिसकी फिजियोथेरेपी ये डॉक्टर साहब से करवा रहे थे। और पिछले कोई 1 महीने से टाइम एंड अगेन डॉक्टर साहब से अल्टरनेटिव डेज पे विजिट होते थे। ठीक है। और जो पर्टिकुलर डे उस दिन भी ये फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर साहब के पास आए, अपनी मिसेज भी इनके साथ थी। डॉक्टर साहब की क्लिनिक में तकरीबन 11 बजे ये वहाँ एंटर हुए हैं, और आधे घंटे के बाद जो 2 शूटर हैं उन्होंने चेस करते आए होंगे डेफिनेटली, जो हमें CCTV कैमरा से नज़र आ रही हैं चीज़ें। वो 11:30 पे वो डॉक्टर साहब की क्लिनिक में एंटर हुए हैं और जाके उन्होंने रेकलेस फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 फायर जो थे, 3 फायर अब्दुल्ला साहब को लगे और 1 फायर डॉक्टर साहब को लगा, और अल्टीमेटली उनकी डेथ मौके पे कैजुअलिटी हो गई। सही है। अच्छा, जब ये वाकया होता है उसके बाद बहुत सी कियासें सुनने को मिलती हैं, बहुत सी अफवाहें भी सामने आती हैं। कहा जाता है कि उनकी शायद बहुत सारी दुश्मनियाँ थीं और बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थीं। ये उसी का कोई जो है वो ताना बाना जोड़ा जा रहा था इसके साथ। क्या क्या मामला थे उनके जो चलते आ रहे थे? तो एक चीज़ हम ज़हन में रखें कि जो बंदा बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन की राइवलरीज हमेशा मौजूद होती हैं। ठीक है। और ये चूँकि बिजनेस रन करते थे रेत का, अच्छा। बेसिकली नारोवाल से लेके जो हमारी जनूबी बेल्ट है जी जी। वहाँ तक तमाम का तमाम जितना रेत का जो ठेका था वो अब्दुल्ला साहब के पास था। ठीक है। अब आगे कुछ पार्टीज़ को सबलेट दे दिए या किसी ने अपने तरीके से कोई कब्जा जमाने की कोशिश की, तो वहाँ से कुछ न कुछ राइवलरी जन्म लेती हैं हमेशा। और ये इंसिडेंट अब्दुल्ला साहब की ज़िंदगी में भी पिछले कोई 5-7 साल से वकूफ़ पज़ीर होते रहे। अच्छा। ऐसा ही एक इंसिडेंट उकाड़ा में भी हुआ। वहाँ भी 2 पार्टीज़ थीं। एक राना जहाँ साहब जिनका नाम आप देख रहे हैं कि हमेशा सऊदी अरब की पार्टी, उनका नाम भी मार्केट में मौजूद है। जी जी। आज से 1 साल पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। उन्होंने भी उकाड़ा में जो रेत का एक ठेका था रावी की बेल्ट का, ठीक है। उन्होंने उसको रन करना शुरू किया। वहाँ से इनका डिस्प्यूट पैदा हुआ, कुछ अमाउंट का लेन देन का था। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 बंदों की कैजुअलिटीज़ हुई। 2 राना जहाँ साहब की पार्टी से
कैजुअलिटीज़ हुई ठीक है, और एक गार्ड जो थे वो अब्दुल्ला साहब के इनकी हवेली पे उसकी डेथ हुई। सही है। लेकिन अल्टीमेटली मैटर जो था, चूँकि पता है कारोबारी मामलात हैं, हुँ, लोग उस चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं करते और वो मैटर पैचअप हो गया। सही है। अब इस इंसिडेंट को देखें तो 2-3 और इंसिडेंट सामने आए हैं। अच्छा, कि जो पहला इंसिडेंट है, ये सुनने में आ रहा है कि शायद 25 अगस्त 2025 में ये हुआ था और कितना पैसों का लेन-देन था जिसके ऊपर ये डिस्प्यूट पैदा हुआ था? वो 9 करोड़ रुपए के लेन-देन का बेसिक इश्यू ठीक था है, और राणा ज़ाहद और उसके भाई हैं राणा अमजद साहब, वो सही। इन्वेस्टर कह लें आप, एक पार्टनर कह लें, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है। और वहाँ से एक पेमेंट के बारे में इशू हुआ, अल्टीमेटली 9 करोड़ रुपए की वापसी थी। चेक अब्दुल्ला साहब के, राणा ज़ाहद साहब के पास, अमजद साहब के पास मौजूद थे हुँ, और चेकों पे कुछ मीमो लगी। मीमो के बाद कुछ लोगों ने सेटलमेंट करने की कोशिश की। कुछ लोग चाहते होते हैं कि जी। सेटलमेंट ना हो, ये प्रोलॉन्ग होती रहें चीज़ें हुँ, और ये अल्टीमेटली एक अनटुवर्ड इंसिडेंट जो हुआ वो उसी जो मिडल मैन थे उन्हीं की वजह से ये वकूफ़ पज़ीर हुआ बेसिकली। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर दरमियान में इंटरवेंशन की और मामला जो फार्म तफ़हीम से वो हल हो गया। सही। इसके अलावा आप कुछ बता रहे थे कि एक और पार्टी थी, क्योंकि एक पार्टी का तो नाम भी सामने आ रहा है, जो नारोवाल वाली पार्टी थी, ज़मान गोगी साहब, उनकी वीडियो भी सामने आई सामने है आई हैं, बिल्कुल और ऐसा ही है। कहीं न कहीं ताने-बाने वहाँ भी जोड़े जा रहे हैं। उनका क्या मामला था इनके साथ? वहाँ भी रेत के तमाम मामलात हैं ठीक है, और जो लेटेस्ट एक इंसिडेंट सामने रिपोर्ट हुआ, वो ऐसे को 5-6 महीने पहले गोगी साहब का ही रिपोर्ट हुआ था। अच्छा। वहाँ भी एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन शुनीद में यही बात है, कन्फर्मेशन तो हुँ, जब चीज़ें सामने तफ्तीश में आएँगी तो पता चलेगा। वहाँ भी कुछ 6 माह पहले ऐसा ही इंसिडेंट रेत के ठेके की वजह से ही हुआ ठीक है। और वहाँ भी लड़ाई हुई जिसकी बाकायदा एफआईआर भी दर्ज हुई हुँ, और शुनीद में यही है कि लोगों ने वहाँ भी बैठ के पैचअप करवाया। ठीक लेकिन है। कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, कुछ दिल में रहती हैं और हुँ, अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं रिवेंज की सूरत-ए-हाल वो ले लेती हैं। लेकिन अभी चूँकि कुछ चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन से पहले कह नहीं सकते, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तमाम की तमाम ज़ाहिर-सी बात है, जो बंदे सस्पेक्टेड हो सकते हैं, जिनके साथ दुश्मनी या कुछ ना कुछ मामलात हो सकते हैं, तो उनको सस्पेक्टेड आई के साथ ज़रूर देखा जा सकता है। जैसे कि इमरान अब्बास साहब का नाम शेखुपुरे से सामने आ रहा है, जी, जी। उनके साथ भी ऐसी ही राइवलरी उनकी मौजूद है। हुँ, वहाँ भी रेत के ठेके थे, बेसिकली वो भी पेट्रोल पंप रन करते हैं, साथ रेत के ठेकेदार थे। ठीक है, तो ये चीज़ें तमाम के तमाम मार्केट में मौजूद हैं। सही है। अब कहीं न कहीं से असल अगर हम इन्वेस्टिगेशन या हम अपने क्रिमिनल सिस्टम के हिसाब से देखें, तो बेसिक जब तक शूटर अरेस्ट नहीं होते, तब तक इन्वेस्टिगेशन का फ़ेज़ आगे क्लैरिटी के साथ चलना बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ, क्योंकि शूटर अरेस्ट होंगे, उनमें से कोई एक बंदा सामने आएगा या कोई लिंकर डेवलप हो जाए। कोई लिंकर आपको ऐसा मिल जाए, जिसने ये तमाम की तमाम चीज़ें लिंकर बन के अरेंज की हैं, हुँ। तो फिर भी आपके इन्वेस्टिगेशन का फ़ेज़ आगे ज़रूर चलेगा और असल कल्प्रिट जो वो आपके सामने ज़रूर आएँगे सही इंशाल्लाह। है। अभी तक वैसे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और सुनने में आ रहा है कोई गाड़ी भी जो हाँ, है वो अभी चेज़ तक की गई। जो शुनीद है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ 6 बंदे अरेस्ट हुए हैं और उनमें से एक कहते हैं जी 1 या 2 लिंकर हैं, हुँ, हुँ, जिनके बारे में सॉलिड प्रूफ मौजूद है। सही। एक गाड़ी जो कहते हैं कि रेंट पे ली गई, वहाँ से 2 शूटरों को अरेंज करके लाहौर तक ड्रॉप किया गया और तमाम की तमाम हम बाज़ार जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, वो 2 बंदे बाइक पे आए हैं। हुँ, हुँ, लेकिन 2 बंदों को पीछे भी तो कोई ना कोई रैकी कर रहा है ना, जो उनको हुँ, तमाम का तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सही। तो जो सीसीटीवी कैमरे में आई चीज़ें, वो एक गाड़ी भी साथ-साथ नज़र आ रही है और उस गाड़ी में भी डेफ़िनेटली अगर ड्राइव हो रही है, तो बंदे तो कोई साथ मौजूद होंगे। हुँ, तो कुछ पुलिस में ने तफ्तीश में भी चीज़ें जियो फेंसिंग के थ्रू भी कलेक्ट की हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में सामने आएँगी अभी इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमने देखा कि जब ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है लाहौर में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं। लाहौर से उनके काफ़ी सारे मुलाज़मीन, जिनकी तादाद 5 से 600 बताई जा रही है, वो भी आ जाते हैं। उसके बाद कोई 800-900 लोग जो हैं वो उकाड़ा से भी फ़ौरी तौर पे लाहौर पहुँच जाते हैं। तो उकाड़ा में इनकी जो शख्सियत थी वो कितनी रौबदार थी? कितने ये वहाँ पे पसंद किए जाते थे लोगों के दरमियान? रौबदार हम इस अंदाज़ से कह सकते हैं कि वो बंदा मिलनसार था। ठीक है। मेरा ख़्याल है कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ उसने बैठ के कभी क्रॉस टॉक की हो या बदकलामी की हो। हुँ, वो हुँ, जिस बंदे के साथ बैठता था, भले कोई मुखालिफ भी हो, तो वो एक तहज़ीब और महज़्ज़ब अंदाज़ से गुफ्तगू करता था। कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो वहाँ से उठ जाता था। हुँ, हुँ, आपके साथ क्रॉस टॉक नहीं करता था और हमेशा अगर किसी बंदे को कोई ज़रूरत पड़ी या कोई ज़रूरतमंद बंदा उसके पास चला गया, तो आंखें बंद करके जो इस्तिताअत उसकी होती थी, हमेशा वो उसकी मदद ज़रूर करता था और उसकी अमली सबूत आपके सामने, जिस दिन आपने जी, वहाँ जाके इंसिडेंट कवरेज होगा। की होगी, तो लोगों की बेशुमार आंखों में आंसू ज़रूर मौजूद हुँ, हुँ, होंगे और ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि कहीं न कहीं उस इंसान के दिल में खौफ़ खुदा मौजूद था, हुँ। जो आजकल फुक़दान है। तो अच्छा, जहाँ पसंद करने वाले होते हैं वहाँ पे जो है वो दुश्मन भी बहुत वहीं ज़्यादा शरीक पैदा हो होते जाते हैं, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो लोग जो हैं हमने देखा कि इसके ऊपर अफ़सोस का इज़हार कर रहे थे, वहीं कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा रहे थे या हमें ये लफ़्ज़ सुनने को मिला कि रेत माफ़िया। तो लोग जो हैं वो कुछ ये भी समझते हैं कि शायद वो किसी माफ़िया या उनका जो था वो मामलात इस तरह के थे
कि वो ज़बरदस्ती जो है वो ठेके लिया करते थे, इसमें कितनी हकीकत या सदाकत है? अगर वो माफिया होता तो लोग इतनी कसीर तादाद में उसके पीछे खड़े ना होते। अब लाहौर से उकाड़े का जो फासला है तकरीबन कोई 100-125 किलोमीटर का बिल्कुल है। ऐसे ही है। यहाँ हम देखते हैं एक घर की दीवार के साथ कोई जनाजा पड़ा तो लोग वहाँ नहीं जाते। तो अगर कोई 700-800 बंदा वहाँ आंखों में आंसू समा के आया हुआ है तो इसका मतलब है वो बंदा कहीं ना कहीं रेत माफिया मौजूद उसके अंदर मौजूद नहीं है। वो बंदा सॉफ्ट हार्टेड होगा तो लोग उसके पीछे आंखों में आंसू लेकर आए। सही है। आपका ताल्लुक जो उकाड़े से है, तो इतना बड़ा जनाजा जो हमने देखा उकाड़े की तारीख आज में। तक उकाड़ा की तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा गया। एक जनाजा हमने अपनी आंखों से देखा था, वो 7 क्रिकेटर फौत हुए थे। अच्छा, बेसिकली उकाड़ा में एक क्रिकेट क्लब था ठीक है। विक्टोरियस के नाम से। वो 7 लड़के एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। तो इतना बड़ा जनाजा तब भी नहीं मौजूद था, लेकिन जो जनाजा हमने अपनी आंखों से देखा मेरा ख्याल है वो आज तक उकाड़ा की तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं था। और इतने कसीर तादाद में मेरे ख्याल है पूरे पंजाब से लोगों ने शिरकत की और आज तक लोग जो हैं वो अपने दुख और अफसोस का इजहार करने के लिए उसकी हवेली में ज़रूर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि उस इंसान में कुछ तो खूबी होगी, कुछ तो इंसानियत उस इंसान के अंदर मौजूद होगी। सही है। अभी आपने हवेली का जिक्र किया जिसको रहमत हवेली कहा जाता है, और वो उनकी ज़िंदगी में भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। ऐसे ही अब क्योंकि ये ख़बरों में आई, उनका जनाजा वहाँ पे हुआ, तो और ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन गई। उस हवेली के बारे में भी कहा जाता है कि वो एकड़ों के ऊपर मुश्तमिल है, और ये भी कहा जाता है कि अब्दुल्ला ताहिर साहब ने सेल्फ मेड इंसान है वो, उन्होंने ये सब अपनी मेहनत से बनाया। तो क्या ये उनको विरासत में सारी चीज़ें मिली थी विरासत या? में कुछ नहीं मिला था। जो बंदा मेहनत करने वाला होता है वो अल्लाह ताला उसको किसी न किसी अंदाज से नवाजता ज़रूर है। ठीक है। और स्पेशली जब आपके दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, इंसानियत की खिदमत करने का कोई जज्बा मौजूद हो, तो फिर अल्लाह ताला मज़ीद इमदाद करता है। उस इंसान ने रेत के ठेके से तमाम की तमाम चीज़ें पैदा की, फिर साइड बिजनेस शुरू कर दिए, अल्लाह ताला उसको दिन ब दिन नवाजता गया। और आज के दिन में उस बंदे के पास रहमत हवेली और जो पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में उसके बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, मेरे ख्याल नेगेटिव कम और मुस्बत गुफ्तगू ज़्यादा उस बंदे के बारे में हो रही है। चाहिए। अच्छा, एक और बात ये भी हो रही है कि इतने अगर आपकी दुश्मनी थी तो गार्ड्स क्यों नहीं लेके चले वो साथ? मैं अब कुछ चीज़ें हम सिस्टम के अंदर रहते हुए कुछ चीज़ों को हम अच्छा कहते हैं, कुछ को बुरा कहते हैं। सीसीडी के कुछ स्टेप्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं ठीक है। कि नारकोटिक्स पेडलर हैं, डिकॉयर्स हैं, उनका कला कमा होना चाहिए। लेकिन जिन बंदों की कत्लों की दुश्मनियां हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, एटलीस्ट उनको वेपन रखने की परमिशन देनी चाहिए। सही। एक इंसिडेंट आपके सामने ये एक इंसिडेंट आया। एक इंसिडेंट आज से तकरीबन कोई 6 माह पहले भी हमारे उकाड़ा में रिपोर्ट हुआ। अच्छा। वो खबरों की जीनत नहीं बना, वो हमारे उकाड़ा में भट्टियों और खोखरों की दुश्मनी थी। ठीक है। अब उस फैमिली के नियर अबाउट कोई 12 से 14 बंदे जो हैं फैमिली से वो मर्डर हो चुके हुए हैं। अच्छा। इतनी उनकी डीप रूटेड एनिमिटी है। अब सीसीडी जब से मुतहर्रक हुई वहाँ से एक उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि नो वेपन। जी। अब वो जो बंदा उस फैमिली का आखिरी जो सरकर्दा बंदा रह गया था, हबीब नामी बंदा था, हबीब भट्टी, उस रोज़ भी वो बेचारा बैंक गया, गार्ड उसके साथ थे, वेपन रखने की परमिशन नहीं थी। वो बैंक से बाहर निकला है तो ही वॉज टारगेटेड बाय द अपोजिट पार्टी। अब यही इंसिडेंट सामने आया, अगर अब्दुल्ला को परमिशन होती या ठीक कोई है। चीज़ें रखने की इजाज़त होती तो शायद आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। और यही सीसीडी की इस कम अकली कह लें या एक स्लैकनेस कह लें कि इस बारे में कुछ ना कुछ सीसीडी को सोचना चाहिए कि जिन बंदों की मर्डर एनिमिटी है उनको किसी हद तक परमिशन देनी चाहिए कि वो वेपन कैरी कर सकें। सही है। लेकिन सीसीडी ने तो अलग ऐलान ये कहा हुआ है, जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, उन्होंने अलग ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर आपने दुश्मनियाँ रखनी है तो आप मुल्क छोड़ दें, इस मुल्क में रह के आप कोई दुश्मनियाँ नहीं पाल सकते। तो फिर वो अपनी फैमिलीज़ को कहाँ, बंदा उनसे सवाल एक कर दे कि आखिर उनके भी कोई माँ बाप बहन भाई तो उनके मौजूद हैं, उनके भी तो कोई प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए हैं जिनको किसी ने कत्ल किया हुआ है, कुछ उनके हाथों हुए हैं। सही। तो सिस्टम तो वाइस वर्सा ऑटोमेटिकली चलता ही चलता है। तो कुछ चीज़ें इस एंगल से थोड़ा सा सोचें कि नरमी कुछ लेके आएँ, कुछ इसमें पॉलिसीज़ को स्टेप डाउन करें। एक बंदे की जान मेरा ख्याल है एक वेपन से ज़्यादा कीमती है। अगर इंसान की एक वेपन की मौजूदगी में जान बच जाए तो मेरे ख्याल है वेपन कैरी करने में कोई कबाहत नहीं है। सही है। अच्छा, अभी क्योंकि हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे एक और केस जो है वो जहन में आ गया। एक डॉक्टर साहब थे, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से था और वो लाहौर का एक मारूफ हॉस्पिटल है, उसके चेयरमैन भी थे। उनको भी इसी तरह टारगेट करके घर मारा से गया था। निकलते हुए उनको भी मारा गया। जी, वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले थे, बिल्कुल लेकिन ऐसे बाद ही। में पता ये चला था कि उनके ही अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं वो उसके अंदर मुलव्विस हैं। इसमें भी शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कोई दुश्मनी के तहत अब्दुल्ला साहब को मारा हो या उनको कत्ल किया गया हो। आपको क्या लगता है, आपने तो इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, क्या इस तरह के केसेस में दुश्मन इस बात का भी फ़ायदा उठाता है या वो जो कातिल होता है वो इस बात का फ़ायदा उठाता है कि किसी और की दुश्मनी है
और अगर मार दिया जाएगा तो सारा का सारा जो है मामला वो दुश्मन की तरफ देखा जाएगा और वो बच के निकल जाएगा। अच्छा भाई, एक चीज़ आप थोड़ा सा सोचें कि एक बंदे को दुश्मन जो है उसी को तकलीफ होगी या तीसरे बंदे को कोई तकलीफ हो सकती है? तीसरे बंदे को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब एक जिनके साइलेंट दुश्मन भी तो होता है ना, एक तो होता है ना कि आपका साइलेंट वो खुला दुश्मन है। साइलेंट असर भाई हम इस अंदाज से देख सकते हैं कि अगर उस बंदे की ज़ुबान से किसी को तकलीफ हो, ठीक कुछ है। उसने एक्ट ऐसे किए हों जैसे लामहल्ला कोई बंदे दुश्मन पैदा हो जाएं, लेकिन हमने जो उकाड़ा में उस बंदे की शख्सियत देखी, मेरे ख्याल है उसकी ज़ुबान से या उसके किसी किरदार से कोई उसका दुश्मन पैदा नहीं हुआ। हाँ, हम बार बार अब ये गुफ्तगू में हम बात ये कर रहे हैं कि कारोबारी रिफ्ट तो ज़रूर हो सकती ठीक है, है। कारोबारी दुश्मनी तो ज़रूर हो सकती है, हम्म, लेकिन किरदार से किसी की दुश्मनी उसने अपना दुश्मन पैदा नहीं होने दिया। हम्म, उकाड़ा में आप जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स उठा के देख लेंगे, इवन के आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। हम्म, पीटीआई के जो राइवल कैंडिडेट्स थे या राइवल आप एमएनए एमपी कह सकते जी हैं, जी उनके साथ उनका बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। वरना यहाँ तो आप उठा के देखते हैं पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई जी। आपस में मिल के भी एक दूसरे को राज़ी नहीं है, लेकिन वो फंक्शन इकट्ठे अटेंड करते थे। हर समाजी कारकुन जो है, हर बिजनेसमैन जो है, उसके साथ बड़े एक पोलाइट रिश्ते में अब्दुल्ला ताहिर मौजूद था। तो हमने ये इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट कर देते हैं कि किसी तीसरी बंदे ने फ़ायदा उठाया हो। अच्छा। बाकी वही बार बार हम बात करें कि इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो तमाम की तमाम चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी कि असल मेन मुहर्रक कौन है, क्योंकि आखिर कोई ना कोई तो पीछे मोटिवेटिंग फोर्स है। शूटर को किसी ने तो भेजा आखिर, तो वो मोटिवेटिंग फोर्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया कि चंद माह पहले भी इस तरह का एक वाक़या उकाड़ा में पेश आया और उसमें भी जो है वो दुश्मनीदार जो लोग थे उन पर हमला किया गया, उनको मारा गया। अब सीसीडी के आने के बाद लाहौर में तो हमने देखा है या बड़े शहरों में हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात में बहुत कमी आई है, लेकिन जो छोटे शहर हैं क्या उसमें भी इस तरह के वाक़यात में कमी आई है नहीं, वहाँ कोई या? कमी नहीं, दुश्मनियाँ भी वैसे ही चल रही, बंदे वैसे ही मर्डर हो रहे हैं, अच्छा। वैसे ही मर्डर हो रहे हैं। अगर कोई कह दे कि ऐसा बात है तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, एक जो हम प्लस पॉइंट दे सकते हैं, नारकोटिक्स पेडलर बहुत कम हो गए, डिकॉइट्स बहुत कम हो गए, थीव्स बहुत कम हो गए। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। ये आप कह दें कि 100 से अगर 90% रेशो कम हो चुकी है, सिर्फ 10% रह गए, तो ये बात दुरुस्त है। क्योंकि एक अच्छी बात जिसको सराहना चाहिए, जो अच्छा स्टेप है, उसको हमेशा सराहा जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में रहते हुए हम एक चीज़ के कायल हैं कि यहाँ डर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक फैक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है। और अगर आप डिकॉइट्स के दिल में आपने खौफ पैदा कर दिया कि पकड़े गए तो मारे गए, किसी नारकोटिक्स पेडलर के दिल में ये खौफ पैदा कर दिया पकड़े गए तो मारे गए, चोर के तो आधे आपके क्राइम वहाँ से कम हो जाते हैं। पहले आज से तकरीबन को 2 साल पहले, जब तक सीसीडी नहीं था, या साल पहले, बैनुल-अज़लाई गैंग दूसरे ज़िलों में जाके रिहायशें जो थी रेंट पे ठीक लेके है। वहाँ के बंदे साथ मिला के वारदातें करते थे। बिल्कुल। हमारे उकाड़ा में एक राणा फैसल साहब रह के गए हैं, डीपीओ। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन कह लें हम, गो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उस वक्त मौजूद थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में एक स्लोगन रेज कर दिया था कि अगर डिकॉइट एप्रीहेंड हो जाए तो मुझे नहीं बताना, दे शुड बी एन एनकाउंटर। और मैं कहता हूँ कि उकाड़ा में 99% जो उकाड़ा ज़िला है, 99% जो वारदात थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और वही फोर्स जो थी, सीसीडी ने आके स्टेप इन टू शूज़ किया और आज हमारे सामने मामला मौजूद है सही कि है। डिकॉइटीज़ बहुत कम है, नारकोटिक्स पेडलर बहुत कम रह गए हैं, चोर बहुत कम है। लेकिन इस बारे में सीसीडी का जो स्टेप है, वेपन्स के बारे में, दुश्मनदार लोगों के बारे में, इसके बारे में दोबारा अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाहिए। सही है। अभी क्योंकि दुश्मनदारी की बात चल पड़ी है तो लाहौर की बड़ी मशहूर दुश्मनियाँ रही हैं। जो लाहौर का बच्चा उनके नाम जानता था कि ये ट्रका वाला ग्रुप है, इनकी दुश्मनी है, ये बट ग्रुप है, इनकी दुश्मनी है। उकाड़ा में कोई ऐसी दुश्मनी है कि लोग जिनको जानते हों कि यार ये जो दुश्मनी है ना उकाड़ा की, ये बड़ी देर तक चली है? और भट्टी बरादरी, खोखर बरादरी की दुश्मनी, जी, वहाँ जी। 15-15 लोग फैमिलीज़ के ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। कुछ दुश्मनियाँ हमारे रबेरा फैमिलीज़ की चलती रही हैं वहाँ। वहाँ से एमपी इलेक्ट हुए हैं शफ़क़त रबेरा साहब, ठीक है। उनकी दुश्मनियाँ काफ़ी चलती रही हैं। फिर आगे उनकी मसूद शफ़क़त रबेरा साहब, उनके बेटे हैं। फिर राइयों की कुछ फैमिलीज़ हैं, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, कुछ आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, 3 बंदे कंसेक्टिव फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स जो हैं, अराई बरादरी के 3 जो मेन सरकर्दा बंदा हम कह लें, वो ऐसे ही मर्डर हुए हैं। उनमें सबसे पहला नाम एक गोगे का था, ठीक है। वो भी अराई बरादरी का एक बड़ा ही सरकर्दा बंदा था। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अशरफ था, वो भी वहाँ का, जैसे ये रेत का ठेकेदार थे। अब्दुल्ला ताहिर साहब वो ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार थे, उनका भी ऐसे ही मर्डर हुआ। शूटर थे, शूटर रेंज किए गए और मेन पीछे मोटिवेटिंग फोर्स कुछ और थी। और आज अब्दुल्ला साहब का मर्डर भी सेम सिचुएशन में हुआ।
अच्छा, सीसीडी आने के बाद अब ये बात ना सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि शूटर्स अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब लाहौर शहर में कोई शूटर मौजूद नहीं है। ये तो पुलिस वाले जो हैं सीनियर अफसरान वो भी क्लेम करते हैं और सीसीडी भी क्लेम करती है कि लाहौर शहर में ना आपको कोई बदमाश मिलेगा और ना ही कोई शूटर मिलेगा, बल्कि वो तो कहते हैं कि पूरे पंजाब में आपको ना शूटर मिलेगा ना आपको कोई बदमाश मिलेगा। तो आप तो अदालत के ज़बानी मामला कलामी तो देखते बात हैं। असद भाई, ये कहने तक तो आसान है, लेकिन कैमरे की आंख से तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हम्म, आपने ही और आपके तमाम सोशल मीडिया जो दोस्त हैं, सीसीटीवी फुटेज जो थी आपकी आंखों के सामने से गुजरी। जी। अब जो बंदा जो अरबपति या करोड़पति है, वो खुद तो मोटरसाइकिल पे किसी को मारने नहीं आएगा, ये तो बात अकल तस्लीम नहीं करती। हम्म, तो कुछ बंदे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी कंसील करने के लिए एक अक्रंस की है, तो वो शूटर ही हो सकते हैं। आपने तो बहुत सारे जो ऐसे ऐसे केसेस भी हैंडल किए होंगे, तो ये शूटर्स जो हैं क्या इजीली मिल जाते हैं, और अगर मिलते हैं तो कितने पैसे नॉर्मली ये लोग लेते हैं? उसमें फ़िक्र तो हम नहीं दे सकते, लेकिन देखें, ज़रूरत पाकिस्तान के माशरे में मौजूद है। हम्म, हर बंदा खुशी से इस दलदल में नहीं जाता। मैं आपको एक छोटी सी अमली की मिसाल बताऊं। एक उकाड़ा में रहते हुए एक दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं गया, तो एक बंदा जो स्टाफ का कमरा होता है उसके पीछे लड़का एक मौजूद था, ठीक है। और वो अपने आप को ना अपनी आइडेंटिटी बेचारा छुपाने के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि आप नए अपॉइंटेड है यहाँ? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा, यार मैंने अगर आपसे कुछ गलत बात की तो मैं उसकी दिल आज़ारी आपकी हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी। वो कहता, सर आपका कसूर नहीं है, मैं एमए इंग्लिश मैंने किया हुआ है, मेरी 5 सिस्टर्स हैं और 2 मेरे वालिद और वालिदा हैं, मुझे आज तक जॉब नहीं मिली, और मेरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में माशकी की पोस्ट आई थी, मैंने वहाँ अप्लाई किया और मेरी पोस्ट इस वक्त माशकी की है। अब मैं एक बंदा मास्टर इन इंग्लिश हूँ, मैं किस तरह से लोगों को फेस करूँ? तो फिर देखें, वो ज़रूरत के ताबे तो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती हैं। अब अक्रॉस द बॉर्डर हम चले जाएं, अगर हम गोरों का चीज़ों को देख लें, तो वहाँ स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रही है। वहाँ क्राइम की रेशो उठा के देखें, वहाँ शूटर आपको मिलते हैं? नहीं बहुत मिलेंगे, कम है। बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि स्टेट बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म जी। कर रही है। हर बंदे को अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी इवज़ आपको चीज़ें रिटर्न में मिल रही हैं। आपके डोर स्टेप पे आपको मेडिकेशन है, आपकी डाइट फ्री है, आपके जितने भी ईच एंड फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टेट आपको प्रोवाइड कर रही है। यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब एक बंदे को रोज़गार नहीं मिलता तो फिर शॉर्टकट तो कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर शॉर्टकट जैसे डकॉयट हैं, वो शॉर्टकट ही है ना। क्या आप 1 मिनट जाएं वेपन ताने जी। एक बंदे से 1 मिनट में 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए आप छीन लें? वो आपकी 5 मिनट की सारी स्ट्रगल है। तो जब तक शॉर्टकट मौजूद है तब तक ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे माशरे में सराहियत करती रहेंगी इंशाअल्लाह। सही है। आपने तो बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, और कोई ऐसा केस जो याद रह गया हो, जो सबसे अजीबोगरीब हो, जिसने आपको भी परेशान किया हो कि यार ये क्या केस आ गया? बड़े सारे केसेस भाई इसमें रहते हुए आए। अभी लेटेस्ट मैंने एक केस किया जिसका अभी परसों एक फ़ैसला हुआ है। वो भी बेसिकली जिस गांव से अब्दुल्ला साहब बिलोंग करते हैं, इनके साथ एक गांव था 44-12। ठीक है। वहाँ भी पुरानी दुश्मनी 1986 से चली आ रही थी उनकी। दोनों फैमिली से बंदे मर्डर हुए हुए थे। उस केस की सिचुएशन जो थी, रात का वो इंसिडेंट था। एक औरत का खामन मर्डर हुआ जिसने उससे पहले कोई उस फैमिली के 4 बंदे मर्डर हुए थे। वो एक बड़ा टाइट केस था। टाइट केस में कुछ चीज़ें सामने आईं। मैं डिफेंस की तरफ से वकील था और उसका परसों एक डिसीजन हुआ, तो अल्टीमेटली दो एक्यूज थे, दोनों के दोनों एक्विट हुए हैं। ठीक है। तो वही जो आपने बात की, पुरानी दुश्मनियों के केसेस बड़े सारे चले आ रहे हैं अभी तक, पर वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई हैं सीसीडी के आने से, तो ऐसा नहीं है। जिस फैमिलीज़ के सरकर्दा बंदे गए हैं वो कहीं ना कहीं रिवेंज लेते हुए काम करते हैं। अभी आपने रिसेंटली लाहौर में देखा, एक कोर्स में जो एक बंदा वेपन लेके गया, उसने अपने राइवल को मारा। तो तमाम चीज़ें, फिर स्लैकनेस तो कहीं ना कहीं मौजूद है। अब अगर हम उठा के देखें तो जो लाहौर बार है वहाँ क्या सिक्योरिटी कम होगी? तो वहाँ अगर एक बंदा दिन दिहाड़े वेपन लेके अदालत के अंदर चले जाए, बंदों 2 को मर्डर कर दे, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट तो ये मौजूद हैं। सही। अभी आपने दुश्मनी का जिक्र किया, तो उसी इलाके में एक और दुश्मनी भी मशहूर हुई थी, जिसमें एक साबिक एमपीए जो कि पाकपतन से जिनका ताल्लुक था, उनके वालिद साहब को भी जो है वो मारा गया था। बिल्कुल। और वो अभी तक मामला जो हैं वो चलते आ रहे हैं। वो भी ऐसा ही बंदे हायर ही हुए थे कुछ उसमें जी भी। जी, शूटर ही उसमें भी शूटर ही बिल्कुल इस्तेमाल हायर किए हुए गए थे। हाँ, बिल्कुल। तो यही बात हम जो कर रहे हैं कि बंदे तो कहीं ना कहीं अरेंज होते हैं। तो ये कोई पहला इंसिडेंट तो नहीं आया। सही। जब अगर हम कहें कि शूटर फ्री होगी बात, तो ये वो अहमद अली साहब थे जो एमपीए के वाला साहब जी जो जी, मर्डर हुए पाकपतन में, मियाँ नवीद साहब के जो मियां वालिद नवीद साहब साहब थे। के वाला साहब जो थे। तो वहाँ भी चीज़ें ऐसी ही सामने आई।
तो अगर हम ये कह दें कि क्राइम ये शूटर फ्री हो चुका है तो ये चीज़ें ज़बानी कलामी तौर पर अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है इससे। अच्छा सर, ये जो वाक़या लाहौर वाला है, इसकी एफआईआर अब दर्ज हो गई हुई है। एफआईआर में क्या लिखा गया है, किसके खिलाफ वो दर्ज हुई है, इसका मुद्दई कौन है, ये भी बताइएगा। एफआईआर में अब्दुल्ला की वालदा जो हैं वो कंप्लेनेंट बनी है ठीक है। और 5 नामालूम मुल्ज़मान उनके फेशियल फीचर्स दे के उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को सामने रखते हुए ठीक एफआईआर करवाई गई है। अच्छा। वो उसमें तादाद की थोड़ा सा रद्दोबदल ज़रूर हुआ है, लेकिन जुडिशल सिस्टम जिसको हम सामने रख के लेके चलते हैं, कल को अदालतों में ट्रायल होते हैं, अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल आप नेम्ड कर देते, कल को वो बंदा ना निकलता, तो फिर तमाम का तमाम मर्डर केस जो वो स्पॉइल हो जाता है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपने ए को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। ए कल को कल्प्रिट नहीं बनता, तो फिर आपका मर्डर केस तो तमाम का तमाम खत्म हो गया। यानी कि अगर हमने ए को नॉमिनेट किया है और मर्डर बी ने बी किया ने कर है, दिया, तो वो केस केस खत्म हो खत्म हो जाएगा गया ना, समझे? ओके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जुडिशल सिस्टम या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, उन्होंने किसी मटेरियल बेस्ड जजमेंट पास करनी है। ठीक है। ये तो नहीं आ गया खाली एफआईआर में नाम आ गया तो आप सजा कर दें, ऐसा तो नहीं होता। हम्म। तमाम की तमाम एक प्रोसीजर है, एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उसके बाद अदालत किसी नतीजे पे पहुंचती है। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी एफआईआर, ठीक एफआईआर करवाई गई है कि कल को जो मुल्ज़मान असल कल्प्रिट जो ट्रेस होंगे वही इस मुकदमा में चालान होंगे। और मेरा ख्याल है कि मेरा गुमान है कि मर्डर केसेस में 99.9 जो है वो इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त होती है। अच्छा। तो बेगुनाह बंदा पुलिस के क्लची से छूटता नहीं है और कोई गुनाहगार बंदा जो है बेगुनाह बच जाते हैं और कोई गुनाहगार छूटता नहीं है। सही है। अभी जिस तरह अभी आपने बात की तो हमें वलेंशिया वाला केस हमारे जहन में आ गया, जो अभी रिसेंट एक केस अमेरिका पलट फैमिली थी और उनकी भी जो मौत थी वो बड़े सवालात खड़े कर गई थी। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि उनकी वालदा ने ही जो है वो उनको असल जहर मर्डर दिया। की, वरना पहले तो क्या सराइयाँ थी ना। आज भी देखिएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन आपको आने वाले कोई 10-15 दिनों में बड़ी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हम तमाम के तमाम ए बी सी हम 3-4 बंदों के नाम ले रहे हैं। सही है। कल को अल्टीमेटली जिसका लिंक एस्टैब्लिश हुआ तो आखिर शूटर तो फिर उसके भेजने वाले उसी के होंगे। तो फिर वो बंदा किसी ना किसी अंदाज से कानून की गिरफ्त में तो ज़रूर सामने आएगा। सर अभी ये जो शूटर्स वाला मामला है, इसमें हमने ये देखा कि अब ये कहा गया था कि कोई भी शूटर अगर भेजता है तो सिर्फ उन शूटर्स को सज़ा नहीं दी जाएगी, उस शख्स को भी वही सज़ा दी जाएगी जो शूटर्स भेजने वाला है। इसको आप कैसे देखते तो हैं? भाई तो लॉ में मौजूद है ना चीज़ें कि अगर एक अबैटर है, जो मेन ऑफेंस की सज़ा है वो अबैटर को भी मिलेगी। ठीक है। अगर मेन ऑफेंस 302 है तो अगर मर्डर की कोई बंदा अबैटमेंट करता है तो उसको सज़ा मर्डर की मिलेगी। मर्डर में डेथ है, लाइफ है। तो अगर कल को आप प्रूव कर देते हैं कि अबैटमेंट जेन्युइन है, अबैटमेंट हुई और उसकी एविडेंस मौजूद है, तो डेथ और लाइफ की पेनल्टी लॉ में मौजूद है हमेशा। और एक फेमस केस आपके और हमारी हमेशा वहम गुमान में वो मौजूद रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भुट्टो साहब साहब केस। का उनको भी 109 भुट्टो साहब को भी हमेशा जी। जो एक जजमेंट पास है वो 109 में ही कन्विक्शन हुई थी। हम्म। अब वो अबैटर के तौर पे उनका नाम आया, एविडेंस आई और एविडेंस आने के बाद उनको डेथ पेनल्टी और एग्जीक्यूशन हुई जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि केस गो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पुलिस चूँकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे अंदाज से कर रही है और अब तो मैं ये कहता हूँ कि पुराने दौर से हट के मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करने का हमारे पास बहुत ज़्यादा एक वाइड स्कोप मौजूद है। सीसीटीवी कैमरेज हमारे पास मौजूद है, जियो फेंसिंग हमारे पास मौजूद है, बड़े सारे मोड्स हैं इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करने के। सही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्चुअल कल्प्रिट जो हैं वो भी ट्रेस होंगे और जो उनके पीछे मोटिवेटिंग फोर्स अबैटर हम कह सकते हैं, उनके नाम भी ज़रूर सामने आएंगे और कल को वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर सामने पकड़े जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आपने कहा कि मॉडर्न हो गई है। हमने देखा कि पहले आज से चंद साल पहले ही लिखी जाती थी पेंसिल से या पेन से एफआईआर लिखी जाती थी। पहले पेंसिल के इस्तेमाल पे पाबंदी लगी कि पेंसिल से एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। फिर हमने देखा कि उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया और अब सारा जो मामला है वो कंप्यूटराइज है कि शायद इसमें कोई तब्दीली ना की जा सके, क्योंकि जब पेंसिल से लिखी जाती थी तो कहते थे कि इसमें रद्दोबदल हो जाती है। लेकिन आप ये बताएं कि अब ये सारी चीज़ें तो हमने दे दी, फैसिलिटीज़ तो दे दी कि मॉडर्नाइज कर दिया हमने, क्या आज भी अगर कोई मुद्दई जाता है पुलिस वाले के पास एक एफआईआर दर्ज करवाने तो उसको उसी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, यानी कि जो वो कहता है उसके मुताबिक उसकी एफआईआर कट जाती है? उसी के मुताबिक होता है, ये बात ठीक है। आज भी चूंकि देखें, जब तक एक बंदा का मर्डर हुआ या किसी बंदे का कोई रिश्तेदार मर्डर हुआ, तब पुलिस की हमदर्दियाँ जिस बंदे घर का या जिस फैमिली का बंदा मर्डर हुआ उस वक्त तक उनके साथ मौजूद होती हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। कुछ चीज़ें उसके बाद एक सब्सिक्वेंट स्टेप सामने आता है, जिसको मैं हमेशा बारहा हम बैठ के आपस में डिस्कशन भी करते हैं कि पाकिस्तान में फॉल्स इम्प्लीकेशन कंसेप्ट थोड़ा सा निकाल देना तो पाकिस्तान में कन्विक्शन की रेशो बहुत ऊपर चले जाएगी। और उसमें मैं बेसिक जो मोर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ, अगर
एक करप्शन का हम बात कर लें या पूरे सिस्टम जुडिशल सिस्टम की बात कर लें, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मर्डर एक है, ठीक है आपने एफआईआर एक बंदे के खिलाफ दर्ज करवाई, जी। पुलिस के पास कोई करप्शन का या दूसरा चैप्टर ओपन करने का कोई चांस मौजूद होगा? जो मर्डर है वो चालान होगा डेफिनेटली, और कलेक्शन ऑफ एविडेंस के साथ चालान होगा। आज जब अदालत के सामने मुलजम एक है, सफिशिएंट एविडेंस है, तो क्या एक्विटल की रेशो होगी आपके सामने? अब बदकिस्मती क्या होती है, जिस सिस्टम में हम इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, चूंकि हम रोज केसेस भी करते हैं, मारने वाले एक या दो होते हैं, एफआईआर में 10 बंदों के नाम होते हैं, और 10 बंदों में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या डेवलप होती है कि फॉर एग्जांपल मकतूल को 7 या 8 फायर लगे हुए हैं, मारने वाले 2 हैं, 2 ने तो फायर मार दिए, अब बाकी 5 या 6 बंदों को बाकायदा स्पेसिफिकेशन दे के उनका नाम एफआईआर में रख देते हैं। अब जब अदालत पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आती है कि इन बंदों ने ये बंदे मर्डर में पार्टिसिपेंट नहीं, ये ठीक है। जय पर मौजूद नहीं थे, उनको प्रीमियम दे के वो इनोसेंट कर देते हैं। अब अल्टीमेटली जुडिशल सिस्टम या अदालतें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं तफ्तीश को तो सामने रखती हैं, वरना तो तफ्तीश का चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, अदालतों पे कोई काम ही नहीं रह जाएगा। आज जब अदालतें वो 5 या 6 बंदों को उस इन्वेस्टिगेशन की बेस पे कोई प्रीमियम देती हैं, ठीक है एक्विट करती हैं, तो डेफिनेटली गवाहान तो वही हैं जिनकी बेस पे एक्विटल की, अब जिनकी बेस पे कन्विक्शन की वो भी वही गवाह थे। तो जब वो एपलेट कोर्ट में जाते हैं तो वही जुडिशल जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं उसी एविडेंस को डिस्कार्ड करती है, बाकी भी जो 2 मुलजम सजा होते हैं उनको भी एक्विट कर देती है। तो अगर यही बार बार हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्चुअल कल्प्रिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, एक्चुअल बंदों को एफआईआर में नामजद किया जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करने के बाद चालान करे, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कन्विक्शन की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो अभी आपने जिक्र किया, इसमें हमने अक्सर देखा कि माजी में बहुत सारी ऐसी एफआईआर होती रही कि बहुत सारे ऐसे हमले हुए, हमने देखा कि उसने अपने तमाम के दुश्मनों के नाम डाल दिए कि ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, इन सब के नाम जो है वो डाल दो। 2 नाम बीच में वैसे ही डाल दिए जाते थे। पैरवी करने वाले कौन कौन से हैं जी उनके नाम भी दे दें जी, बिल्कुल, जो अपेरेंटली नजर आ सकता है कि ये फलां बंदे ए बी सी पैरवी कर सकते हैं, इनके नाम भी दे दें जी। जी जी। ऐसा होता रहा है। ये कितना असर डालता है केस के ऊपर और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है मुद्दई को? आइए हमने गुफ्तगू की कि अदालतें जब 7 बंदों को बरी करती हैं जी, तो वो जो 7 बंदे बरी होते हैं वो 2 जो मेन कल्प्रिट होते हैं उनका भी सर ले जाते हैं। वो 7 बंदों के पीछे जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं वो भी बरी हो जाते हैं, ठीक ठीक, क्योंकि एविडेंस तो वही अदालत के सामने, उन्हीं 2 गवाहों को मान के बाकी को बरी करना, बाकी को सजा करना, वो कहते हैं ऐसा आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। जब आप आधी 75% हद तक आप एविडेंस को डिसबिलीव करके 7 बंदों या 4 या 5 को बरी कर रहे हैं, तो उसी एविडेंस में बाकी 2 को कैसे कन्विक्शन कर दें? तो बात वही आगे खड़ी होती है कि अगर फॉल्स इम्प्लीकेशन ना हो तो पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि कन्विक्शन की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा सर, जाते जाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, हमने देखा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, जब से सीसीडी आई, कोई भी केस होता है तो लोगों को देखना चाहिए अदालतों की तरफ, लेकिन लोग अब देखते हैं सीसीडी की तरफ और फौरी इंसाफ मांगते हैं। अब कोई ऐसा वाकया होता है तो फ़ौरन सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती है, लोग टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे में इंसाफ मिल जाएगा। चलें, अगर मुलजिमान 24 घंटे में गिरफ्तार हो रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, 48 घंटे में गिरफ्तार हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि हम 48 घंटे में हमें इंसाफ भी मिल जाएगा और वो हमें सीसीडी दे देगी या कोई और पुलिस का इदारा हमें 48 घंटों में इंसाफ भी दे देगा, तो जहाँ इंसाफ के लिए देखना चाहिए अदालतों में, क्या ऐसे फ्लॉज हैं आपको लगता है कि कम करने चाहिए कि असल जो अदालतों को लोग देखना चाहते हैं कि वो इंसाफ फराहम करें, लोग वापस उसकी तरफ आएँ? बड़ा अच्छा सवाल किया सर भाई आपने। बड़ी सारी चीज़ें हम चूँकि क्रिमिनल प्रैक्टिस से डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस करते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज हैं। उसकी अमली मिसाल देखें, एक जो हम टाइम एंड अगेन डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है आज भी 161 के 2 गवाहान पे खड़ा है जी, अगर वो गवाहान के बयानात 161 के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं तो अदालतें उसकी अप्रिसिएशन कर देती हैं। ठीक है, अगर वो 1 दिन की डिले के साथ दर्ज हुए हैं, अदालतें कहते हैं कि ये मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। अगर उसमें ताख़ीर की कोई भी रीज़न हो सकती है और अगर वो स्टेटमेंट है ही नहीं रिकॉर्ड पे, तो अदालतें हमारी इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि ये एविडेंस है ही नहीं। ठीक है, अब इससे बरक्स हम गोरे, चूँकि कानून ये भी गोरे का बनाया हुआ जी। है, गोरा सीआरपीसी से बहुत आगे जा चुका हुआ है या कानूनी शहादत से बहुत आगे जा चुका हुआ है। अब वहाँ पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करती है, स्टेट एक इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको वो वेट देते हैं। वेट वो इसलिए देते हैं कि जो हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बिल्कुल ट्रुथ पे कर रही है। अब हम उस माशरे को उस अंदाज से डील नहीं करते। पाकिस्तान में आपकी और मेरी राय पुलिस के बारे में क्या है कि यहाँ मोस्टली करप्ट प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, हमारे को नहीं कह रहे,
बड़े जी। अच्छे ईमानदार लेकिन ऑफिसर्स एक भी ही आम बंदे का जो मौजूद हैं। तासुर है ना हाँ, वो ये तासुर बन में गया है, भी अभी भी थाने जाना है हाँ, किसी वो घबराता है। घबराता है, वो कहता बिल्कुल है कि अगर मैं एफआईआर करवाने जाऊंगा तो पता नहीं मेरे कितने पैसे लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक हम अपनी ईमानदारी को या इस सिस्टम को ठीक करते हुए कुछ लॉ में अमेंडमेंट नहीं लेके आएंगे, मिसाल के तौर पे वहाँ 173 की रिपोर्ट या जो उनकी पुलिस की जी। रिपोर्ट जाती है, कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करती है। उनको पता है कि हमारी स्टेट ने जो एविडेंस कलेक्ट की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। अब पाकिस्तान में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। पाकिस्तान में पुलिस की ओपिनियन को दिल चाहता है तो मान लेते हैं, ठीक है। दिल नहीं चाहता तो डिस्कार्ड कर देते हैं। बेशुमार लॉ इस पे मौजूद है। हम्म, लॉ ये भी मौजूद है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सॉलिड ग्राउंड्स पे रख के या सॉलिड कलेक्शन ऑफ एविडेंस करके कंक्लूजन किया हो, तो उस पर आप रिलायंस कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो व्यू है वो ये है कि ओपिनियन ऑफ द पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। सही। तो ये चीज़ें कुछ सिस्टम में, कुछ सीआरपीसी में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, चूँकि कानून शहादत में आर्टिकल 164 मौजूद है कि मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर सकते हैं। तो जब आपके पास लॉ में अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो हम 161 पे क्यों इत्तेफाक कर रहे हैं? गोरा हमसे बहुत आगे जा चुका है। अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया चले जाएं, इंडिया में एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है कि देखें यहाँ पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है ना, सही। वहाँ एक नेम्ड एफआईआर होती है। अच्छा। अब नेम्ड में भी दो कबातें पैदा हो जाती हैं। अगर आप जनरलाइज रोल दे दें, ABCD ने जॉइंटली फायरिंग की जो मकतूल को जिस्म पे लग गई, तो हमारा जुडिशल सिस्टम कहता है कि गवाहान झूठ बोल रहे हैं, ये मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद होते उनको पता A ने कहाँ फायर मारा है, B ने कहाँ मारा है, C ने कहाँ मारा है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ वो कहते हैं। अगर वो डिस्क्रिप्शन कहता है तो फिर वो कहता है हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपका बंदा अपनी आंखों के सामने मरा और आप फायर नोट कर रहे हैं। तो जुडिशल सिस्टम किसी एक अंदाज से भी बैठने नहीं देता हमें। अब अक्रॉस द बॉर्डर हम चले जाएं, वहाँ नेम्ड एफआईआर नहीं होती। ठीक है। मोस्टली जो होती हैं वो एक एफआईआर डेड बॉडी मिली मिसाल के तौर पे, एक एफआईआर दर्ज होगी कि फलां जगह इतला मिली, डेड बॉडी मिली, उसकी एफआईआर दर्ज कर दी। सही। उसके बाद उन्होंने चेन टू चेन लिंक करते हुए पूरी एविडेंस कलेक्ट करनी है। क्या हमें खबर मिली कि इंडिया में 99.9 एक्विटल रेशो है? आपको कभी हमें सुनने को मिला? वहाँ एक्विटल की रेशो बहुत कम है। ठीक है। क्योंकि वहाँ वो चेन लिंक बेसिस एविडेंस जो है वो तमाम के तमाम फाइल पे लेके आते हैं और अल्टीमेटली कन्विक्शन रेशो उनका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अब यही सिस्टम अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा सा फॉलो करें, कुछ अमेंडमेंट्स लॉ में लेके आके कुछ जुडिशल सिस्टम को, मेरा बल्कि मैं अगर आपको अपनी ज़ाती राय दूं तो पाकिस्तान में जो एक प्रिवेलिंग फिनोमेना वो ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स ओन केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल शेड ऑफ डाउट। अच्छा। बेचारा अब एक तरफ देखें, एक तरफ मर्डरर है जी, जिसने मर्डर किया, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, उसको आप कहते हैं कि ही हैज़ ए लाइसेंस टू टेल ए लाई, उसके बारे में लॉ ये है। और साथ ये कहते हैं कि अगर उस मुलजम ने सिंगल डाउट क्रिएट कर दिया तो उसका बेनिफिट उसको मिलकर एक्विटल कर दी जाएगी। ठीक है। तो यही पैरामीटर प्रोसिक्यूशन के लिए क्यों नहीं आप जनरेट करते? प्रोसिक्यूशन बेचारी है कि उनका बंदा मर्डर हो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन के फेज से गुजरती है और अल्टीमेटली फिर अदालतों के एक लेंथी प्रोसेस जो उससे गुजरती है, और उसके लिए एक फिनोमेना हमने रखा हुआ है कि इसने बगैर शक शुबे के अपना केस प्रूव करना है। तो अगर मुलजम के लिए गुंजाइश मौजूद है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके प्रोसिक्यूशन के लिए भी वही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए कि जहां तमाम का तमाम एक जुडिशल सिस्टम इक्वली रन कर सके। तो थोड़ा सा चीज़ें अमेंड करनी चाहिए, अमेंड करके रिकॉर्ड पे लेके आएँ, वकला के लिए आसानी आए, अदालतें उस अंदाज से कर सकें थोड़ा काम। और एक थोड़ा सा सेटबैक जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, आज से कोई 15-20 साल पहले एक जो प्रैक्टिस चल रही थी कि पाकिस्तान में रोज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, ये आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अब आज से को 15-20 साल पहले अगर सुप्रीम कोर्ट एक ही पॉइंट पे दो व्यू दे देती थी तो उसके बाद लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता था। ठीक है। लार्जर बेंच में दोनों व्यूज जो कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर हैं सही, वो रखे जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच था दोनों में से एक व्यू को अपहेल्ड करके दूसरे को सेट असाइड कर देता था, और उसके बाद जो व्यू अपहेल्ड होता था वो पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल करता था। और इवन के यहाँ तक लिखा होता था, या हमारी समाज से गुजरा है, कि अगर वो कोई सेट असाइड किया हुआ लॉ कोई वकील साहब पेश करते थे तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देती थी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कि जिस व्यू को हम सेट असाइड कर चुके हैं आपने कैसे पेश कर दिया। अब बदकिस्मती क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं, दीवार के अतराफ में दो अदालतें हैं, एक अदालत का व्यू और है एक पॉइंट पे, एक अदालत का व्यू और है। अब अदालत, छोटी अदालतें जो मातहत अदालतें, वो किस व्यू को फॉलो करें जब तक हम कंसिस्टेंट व्यू पे नहीं मौजूद। सही। अब
ये थोड़ा सा मेरी आपके इस चैनल के तवज्जो से गुजारिश है कि किसी एक कंसिस्टेंट व्यू पे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रखें, ताकि जब उनकी हम तमाम की तमाम जजमेंट्स लोअर कोर्ट्स में पेश करते हैं तो उनका बाइंडिंग इफेक्ट हो। ठीक। अब नीचे जब पेश करते हैं वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे बाइफरकेट है, डाइवर्जेंट व्यूज हैं उनके। आज से 20 साल 15 साल पहले ऐसा व्यू नहीं होता ठीक था। है। फॉर एग्जाम्पल एक केस जिसकी सजा 3 साल या जी। 10 साल से कम है, फॉर एग्जाम्पल उसको हम कहते थे कि नॉन प्रिपरेशन के केसेस हैं। तो नॉन प्रिपरेटरी क्लास के केस में कहती थी सुप्रीम कोर्ट के ग्रांट ऑफ बेल एज ए रूल है। ठीक है। अब व्यू क्या आ गया, वो कहते हैं जी अगर नॉन प्रिपरेशन का केस है तो उसमें ग्रांट ऑफ बेल रूल नहीं है, अगर फर्दर इंक्वायरी होगी तो बेल ले लेंगे, वरना आप उसमें भी डिसमिस कर देंगे। अब दो कॉन्ट्रेरी व्यूज आ गए, उन दोनों जी। कॉन्ट्रेरी व्यूज को किसी लार्जर बेंच में तो रखें जाके। लार्जर बेंच किसी एक व्यू को अपहेल्ड कर देगा, दूसरे को सेट असाइड कर देगा, और मातहत अदालतों के लिए आसानी हो जाएगी कि हमने इस व्यू को सामने रख के फैसले करने हैं। सही। अब जेलें भरना मकसद नहीं है, जी। अदालतों में पेंडेंसी रखना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो बंदा इंसाफ का मुस्तहिक है उसको इंसाफ मिले, जुडिशल सिस्टम में तेज़ी आए। आधे हमारी कबातें जो हैं वो डाइवर्जेंट व्यूज़ की वजह से तमाम की तमाम पेंडेंसी है। सही। तो आपके चैनल से ये गुजारिश है कुछ चीज़ें जो हैं इनको जुडिशल सिस्टम में भी इम्प्रूव किया जाए। एक दिन बल्कि बैठे एक सजेशन थी, अगर आपके तवज्जो से वो पहुंच जाए, कि हमारा जो वे ऑफ अपॉइंटमेंट है ठीक है। जुडिशरी में, एक दिन एक सेशन साहब के पास हम बैठे थे उकाड़ा में, उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने पूछा कि कोई जुडिशरी में कोई तजावीज़ हैं, तो मैंने जी। उनको गुजारिश की कि अगर आप अरबाब इख्तियार तक एक बात पहुंचा सकें तो वो ये है कि जुडिशल सिस्टम में वे ऑफ अपॉइंटमेंट थोड़ा चेंज करें। ठीक है। अब एक बंदा जिसने लॉ किया होता है वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो 2 साल किसी एकेडमी में बैठ जाता है सर भाई, ठीक है। रट्टे मार मार के वो एकेडमी में सिविल जजेस के पेपर देता है, वो सिविल जज अपॉइंट हो जाता है। सही। अब जो बंदा रट्टा मार के जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उसका कॉन्सेप्ट तो नहीं है। अब इसके यानी कि कंपैरेटिवली पहले वो प्रैक्टिस करे एज अ लॉयर और एज ए फिर लॉयर हम थोड़ा सा आसानी कर देते हैं ना, मैं चीज़ों को थोड़ा आसान कर देता हूँ। जी। पंजाब में फॉर एग्जाम्पल अगर 36 ज़िले हैं तो 36 आपको ईमानदार 3 सेशन जजेस मिल जाएंगे। तो 36 ईमानदार 3 सेशन जज साहब को कहें कि हर ज़िला से हमें कोई 20-20 लड़कों की ना नाम भेज दें। ठीक है। अब 10 सिविल के नाम भेज दें, 10 फौजदारी वकीलों के नाम जो इमर्जिंग लायर्स हों। जी जी। उसका 2 बेनिफिट है आपको, एक तो वकला के अंदर मेहनत करने की जुस्तजू पैदा हो जाएगी कि यार हम अच्छे वकील बनेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारा नाम सेशन जज साहब सिविल जजेस के लिए भिजवा सकते हैं, अच्छा स्टफ मिलेगा। जब आपके पास इंटरव्यू के लिए 20, अगर एक ज़िले से 20 आए तो 36 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 720 जी। 720 बंदों के नाम हाई कोर्ट के पास इंटरव्यू के लिए आ गए। ठीक है। अब 720 बंदों में से असद भाई जो आपको बेहतरीन स्टफ लगे, ठीक है। 100 सीट्स हैं, जी जी। बेहतरीन जो आपको टॉप के एडवोकेट लगते हैं कि यार इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, दे आर बेस्ट लॉयर्स, उनको बतौर सिविल जज अपॉइंट कर दें। अब जब वो बतौर जुडिशल ऑफिसर काम करेंगे तो उनका वर्किंग का एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल। फिर डिस्पोजल उनकी बहुत ज़्यादा होगी, उनको चीज़ें फ़ोन करके पीछे से पूछनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। वकला के अंदर भी एक मैं कहता हूँ कि अच्छी तादाद जी। बेहतरीन वकला की पैदा होगी, और आपको बेहतरीन जज जो हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे, कंपैरेटिवली कि हम 2-2 साल रट्टे मार के अकेडमी में जाके शामिल होते रहें। तो ये थोड़ी सी तजवीज़ है कि जुडिशल सिस्टम में सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट को कम से कम थोड़ा सा हम इस अंदाज से देखें। सही है। जिस तरह अभी सियासत में बात हो रही है कि नया निज़ाम लाना चाहिए, उसी तरह आपने हमें बता दिया हमारे जुडिशल नाज़रीन सिस्टम को में भी भी कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम जज़ाकल्लाह का। सर भाई। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।